देशम न्यूज़ में आपका फिर स्वागत है। और जिस प्रकार से अगर हम बात करें चुनाव की, और चुनाव में जिस तरह से हर बार हर एक, अगर हम देश और प्रदेश में बात करें, भाजपा जिस तरह से अपना झंडा लहराते हुए आई है, वहीं अगर हम बात करें वसई विरार इलेक्शंस की, तो वसई विरार में जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने ही हमेशा जीत हासिल की, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, भाजपा जिस तरह से अभी से तैयारी में लग चुकी है, इस बार भाजपा का झंडा वसई विरार में किस तरह लहराएगा। तो वसई विरार के लिए वहां का चुनाव प्रभारी बनाए गए जयप्रकाश सिंह आज हमारे साथ मौजूद है, जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्ते जयप्रकाश जी, जिस तरह से आप लगातार कार्य कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में आपके कार्य देखे जा रहे हैं, तो राजनीति में कदम रखने की वजह क्या रही? किस तरह से, क्या परिवार में लोग राजनीति से जुड़े रहे, या फिर जयप्रकाश जी इस राजनीति से जुड़ने का उन्होंने अपना फैसला लिया? राजनीति में तो हमारा परिवार था। मेरे पिताजी 67 और 72 में, आज से 53 साल पहले इसी मुंबई में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। एडवोकेट थे, 2 टर्म उन्होंने चुनाव लड़ा। बाद में 77 में जब जनता पार्टी बनी तो लोनावाला में मीटिंग थी, वहाँ से आते समय पनवेल में जीप एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। और 78 से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का। तो मुझे 78 जब मैं कॉलेज में था तब से मैं राजनीति में, और भारतीय जनता युवा मोर्चा उस समय था, तब से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ, और लगातार सतत भारतीय जनता पार्टी में आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, हर क्षेत्र में जिस तरह से पीएम मोदी के जो डिसीजन है, जो उनका फैसला है, हमेशा से ही लोगों के हित में जो देखा जा रहा है, विपक्ष के साथ वार भी होता है, विपक्ष की तरफ से वार भी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी अपने कार्य पर लगातार कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्य कर रहे हैं। अब आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है वसई विरार की। एक आपके पास जहां महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, वहीं आपको वसई विरार की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के लिए आप कितने तैयार हैं, और क्या लगता है इस बार क्या नया रूप देखने को मिलेगा इलेक्शंस में? लोग किस तरह से जनता को अपनी बात रखकर, जनता किस तरह से आज भाजपा की तरफ होगी और किस तरह से वोटों में तब्दील होगी? पहले तो आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। मोदी जी जो काम कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि लोग मुझे जो पत्थर मारते हैं, उस पत्थर को जमा करके उससे मैं सीढ़ी बनाता हूँ और उस सीढ़ी से चढ़ते जाता हूँ। तो निश्चित तौर से जो क्रिटिसाइज़ करता होगा, जो पत्थर मारता होगा, जो उनके बारे में उल्टा बोलता होगा, तो मोदी जी उस पर ध्यान न देते हुए अपना काम करते हैं। तो मैं मोदी जी का सही मायने में, नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ कि आज देश प्रगति कर रहा है और हम दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊंचा चल रहा है। आपने जो दूसरा विषय कहा कि वसई विरार चुनाव, निश्चित तौर से वसई विरार चुनाव में हमने देखा है कि वहाँ पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का उतना प्रभाव नहीं रहा इसके पहले, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली है। और मैं जानता हूँ कि 115 सीट है वहाँ पर। 115 सीट में हितेंद्र ठाकुर की जो पार्टी है, सिटी के लोग, उनकी सीटें ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ जितनी सक्षमता से हम तैयार होना चाहिए था, हम नहीं थे। लेकिन अभी परिस्थिति बदली। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5-6 वर्षों में काम किया है, और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के कामों का प्रभाव वहाँ इसलिए होगा क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे, चाहे आवास योजना हो, चाहे धुआं मुक्त भारत करना हो, गैस दोनों को फ्री देना हो, ऐसे बहुत से आयोजन जो केंद्र सरकार थे वो वसई विरार के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी, हमने अलग से तैयारी की है। मैंने, जैसा आपने कहा कि हम 3 लोगों को वसई विरार की जवाबदारी दी गई है। प्रसाद लाड हमारे प्रभारी हैं, मैं हूं, और हमारे राजपूत जी हैं, जो भरत राजपूत नगराध्यक्ष हैं धानु के। ऐसे 3 लोगों की टीम को आज 2 महीने पहले से वहाँ लगाया गया है। तो निश्चित तौर से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करके इस बार मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद में अगर हम 3 सीट से हम 50 सीट पे पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हम 50 सीट के ऊपर जा सकते हैं। और हमारी पूरी तैयारी, इस बार हमारा महापौर बने, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कर रहे हैं। कुछ स्ट्रेटजी हम लोगों के बीच में नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें लोगों के बीच में हम जाएंगे और जो वहाँ की स्थिति उसकी लोगों को जानकारी देंगे। तो आप इस बात पर पूरा बिलीव करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में अगर कार्य के फैसले ले रही है, उस फैसले को देखते हुए वसई विरार की जनता जो है अपने वोट जो है वो भाजपा, अपने वोटों के माध्यम से भाजपा को जिताने में तब्दील करेगी? आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? मैं निश्चित मानता हूँ कि कुछ एक ही परिवार के लोगों ने 25-30 साल से वहाँ राज किया है, और आप अगर वहाँ जाकर देखें तो विकास के नाम पर जो नई बिल्डिंगें बनी है
उसमें जो सुविधा छोड़कर पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई बहुत अच्छा खेलने का मैदान नहीं है, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। कई बिल्डिंगों में 5-5 दिन में 6-6 दिन में पीने का पानी आता है, तो वो भी टैक्स भरते नहीं, उनको पानी नहीं मिलता है। आरोग्य की, जैसा मैंने कहा कि कोई बड़ी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, कोई खेलने के मैदान नहीं है, कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं है। इस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। प्राइवेट स्कूल चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे, प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन जो आम जनता को पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, रास्ते मिलने चाहिए, गटर मिलने चाहिए, खेल के मैदान मिलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वह पिछले 25 सालों में मिला नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कि वहाँ पानी मिले लोगों को रोज़, लोगों के लिए अच्छा हॉस्पिटल हो। हमारी मांग है कि एम्स लेवल का वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है। हम आज देखते हो पालघर जिला होगा तो चाहे उसमें नाला सोपारा हो, वसई हो, विरार हो, पालघर तक हो, अब ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। और इस परिवार ने जो राज किया है, ठाकुर परिवार ने या हितेंद्र ठाकुर परिवार ने या भाई ठाकुर परिवार ने जो राज किया है, उसमें एक भय जैसा था वहाँ। हम वो भय मुक्त वसई विरार करना चाहते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ अमित शाह जी बैठे हैं, यहाँ पे हम महाराष्ट्र में हमारी इसके पहले सरकार थी, हमने देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम किया है। तो निश्चित आने वाले समय में वसई विरार का अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनकर देना पड़ेगा। यह विषय लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। वहाँ पर अगर हम बात करें, मराठी भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी जनसंख्या ज़्यादा है, और जिस तरह से लॉकडाउन था, कोरोना था, और आपका लगातार अब वहाँ पर विजिट भी हो रहा है जब से आपको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, तो अब आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर जो ठाकुर फैमिली ने जो राज किया है, उन्होंने कितनी उनकी मदद की है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कितना उन जनता के बीच रहकर उनके लिए कार्य किया है? और आपको लगता है कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वहाँ की जनता के बीच खड़े रहे हैं, या फिर भारतीय जनता होने के नाते ही आप जनता से कहेंगे कि उन्हें वोट करें? निश्चित केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी मोदी जी की, तो जिनको मुफ्त राशन देना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने वहाँ प्रयत्न किया। जो माइग्रेंट लेबर थे, मैं विशेष करके बताऊं, जो माइग्रेंट लेबर थे जो अपने गांव जाना चाहते थे, चाहे राजस्थान जाना हो, यूपी जाना हो, बिहार हो, चाहे साउथ जाना हो, कर्नाटक जाना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष काम किया। वहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, केंद्र सरकार से बात करके, पीयूष गोयल से वहाँ के लोगों ने बात किया, और माइग्रेंट लेबर को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब तक माइग्रेंट लेबर गए नहीं थे, उनको धान्य देना, उनको फूड पहुँचाना, खाना पहुँचाना, यह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पर किया। और हमारा हेल्पलाइन सेंटर था मुंबई में, वहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर था, हमारे पास मैसेज आता था कि कुछ लोग फंसे हैं, तो हम यहाँ से उनको मैसेज भेजते थे। तो उनको धान्य वाटप से लेकर मेडिसिन देना और माइग्रेंट लेबर को उनके गांव तक पहुँचाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। मुझे नहीं लगता है कि बहुजन अघाड़ी ने वहाँ पर इस तरह के कोई काम किए कि लोग अपने गाँव जाएँ, अपने परिवार को संभालें। ऐसी कोई योजना बहुजन अघाड़ी ने चलाई, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में बहुत लोगों के बीच में जाके काम किया है, तो निश्चित लोगों को पता है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से हितेंद्र ठाकुर और जयप्रकाश सिंह ठाकुर आमने सामने होंगे इस चुनाव के मैदान में, और जिस तरह से भाजपा काम कर रही है उसको लेकर, आप उनके मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच होंगे, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? नहीं, इस सरनेम ठाकुर ठाकुर हो सकता है, आमने सामने का कोई विषय नहीं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव में आमने सामने नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में हम क्या करेंगे और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं काम करूंगा। इसके लिए कोई हमारे युद्ध नहीं है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है। और जब युद्ध शुरू होता है तो फिर उसमें सरनेम कोई मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोगों के बीच में जाएंगे, और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। हम उनको अच्छा गार्डन दे सकते हैं, हम उनको पीने का पानी दे सकते हैं, हम उनको अच्छे रास्ते दे सकते हैं, हम अच्छा हॉस्पिटल ला के दे सकते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और उन्होंने क्या नहीं किया है। 25 साल राज करने के बाद भी अगर यही स्थिति है तो आम जनता ने सोचना पड़ेगा कि इस बार हमने मोदी जी का किए हुए कामों को हम लेके जाएंगे। केंद्र सरकार के, महाराष्ट्र सरकार ने जो 5 साल पहले काम किए थे, अभी तो सरकार हमारी नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी ने काम किए थे, इन सब कामों को लेकर जाएंगे। और निश्चित तौर से जो लोग हैं वहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए बेताबी से जुड़े लगे हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं।
और कुछ तो उनके पार्टी से बहुजन अघाड़ी के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने प्रवेश किया था बीच में, जब मैं गया था तो काफ़ी लोगों ने प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है और इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा बन रहा है। कोरोना महामारी की बात करें, कोरोना जिस तरह से कंट्रोल हो चुका था, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मुंबई की शुरुआत, महाराष्ट्र की शुरुआत हो चुकी थी, सभी की गाड़ी जो है पटरी पे आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर एक बार कोरोना जो है वो अपने पैर आगे बढ़ा चुका है, फिर ये बढ़ने लगा है। इसके लिए आपकी जनता से क्या अपील होगी और आप किस तरह से अब जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भूलती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से लोगों की भीड़ नजर आती है, लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं मास्क भी नहीं देखे जाते कहीं लोगों के, तो इसे आप किस तरह से जागरूक करेंगे जनता को और किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार 100% फेल्योर रही है। आप पूरा आंकड़ा उठा लीजिए पूरे देश का। आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति की सबसे ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा डेथ कैजुअलिटी महाराष्ट्र में, मतलब डेथ सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। और महाराष्ट्र के हिसाब से महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 12 करोड़ 13 करोड़, और आप मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन इससे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 23 करोड़ है और वहाँ देखेंगे तो 700 से ज़्यादा ऊपर एक्टिव पेशेंट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कल के डेट में 98,000 एक्टिव पेशेंट थे, 98,000 एक्टिव पेशेंट महाराष्ट्र में थे। उसके बाद केरला में 39,000 थे और सभी जगह कहीं पे 1500 है, कहीं 1700 है, कहीं 2000 है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे सरकारें वो अगर कंट्रोल कर सकती है और वहाँ पे फिगर ए है, तो महाराष्ट्र में इतना फिगर क्यों हो रहा है? तो सरकार का फेल्योर है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया सीरियसली, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग, सरकार का कंट्रोल नहीं है। मेरा जनता से यही अपील है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, और मास्क लगाइए। मास्क आपकी सुविधा के लिए है। और अभी वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन के काम में सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और तेज़ी दिखानी चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स और बढ़ाने चाहिए और लोगों को इस कोरोना काल में मदद करनी चाहिए। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आपकी सुरक्षा आप करिए, सरकार पे भरोसा मत करिए। सरकार कोई आपको मदद के लिए आने वाली नहीं है। इसके लिए मेरी आम जनता से ये अपील है कि स्वयं को सुरक्षित रखें। जिस तरह से आपने देखा कि भाजपा लगातार जिस तरह से अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, भाजपा जिस तरह से आज पूरे देश में अपने हर कोने में जिस तरह से कार्य करते हुए अपनी जीत को भी हासिल करते हुए नजर आ रही है, वहीं जयप्रकाश सिंह भी लगातार जिस तरह से काम करते हैं। हर रोज जिस तरह से पीएम मोदी को कहा जाता है कि कुछ घंटे ही वो आराम करते हैं, बाकी समय वो अपने कार्यों में देते हैं, उसी तरह जयप्रकाश सिंह को भी उनके इस कार्यों को देखते हुए जिस तरह से प्रभारी बनाया गया है। तो देखना यह होगा कि वसई विरार के इलेक्शन के बाद क्या एक नया रूप होगा लोगों के सामने और किस तरह से जनता इस बार वहां पे बदलाव देखेगी। बस आप हमारे साथ यहीं बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए मैं शालिनी सिंह सुंदर के साथ सक्षम न्यूज़ इंडिया मुंबई।